गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री जो बुक है ऑफिसर एकेडमी का, इनकी हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख रहे थे। और इसमें हम लोग जो है क्लास 6 का जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और बाद बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अध्याय 7 से हम लोग शुरू करते हैं। और अध्याय 7 का जो चैप्टर है इसका नाम है राज से साम्राज्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक थे। जिस सम्राट पर शासन कर रहे थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और इसकी सहायता किसने किया था? तो चाणक्य, और इसे ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। और इसी का जो है पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसका है? चाणक्य का। और मौर्य वंश की स्थापना 2300 साल पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना करने में किस बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की? तो चाणक्य। तो चाणक्य द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की गई थी। निम्नलिखित में मौर्य वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें चलिए देखते हैं मौर्य वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें है, मौर्य वंश की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये सही है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसमें उज्जैन उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत होगा। फिर तक्षशिला उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। तो ये भी गलत है, इसमें जो उल्टा दे दिया गया है। इस वंश को स्थापना करने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें 1 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वंश कहा जाता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के एक बाद राजा बनते तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य और उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है? तो कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है? तो शेर। तो शेर को जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है। जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। साम्राज्य को संचालन में बड़ी संख्या में अधिकारी की जरूरत होती है जो टैक्स इकट्ठा करे। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो साम्राज्य राज से बड़ा होता है और उसकी रक्षा करने के लिए सेनाओं की जरूरत होती है, और इसके संचालन के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होती है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो ये इसमें सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों का सीधा नियंत्रण अधिकारियों का होता था। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट है, साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे जिस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से नियंत्रित होता था। तो साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे जिससे तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से नियंत्रित होता था। ये सही होगा। खनिज संपदा वाले क्षेत्र जहां सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे वह कर नजराने के रूप में वसूला जाता था। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। यहाँ दिया है, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों में के गांव और शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से ही इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थी। इनके इलाके मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे जो इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नेक्स्ट है, जहाँ कर नियंत्रण नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था वही जो है डैश अनियमित ढंग से वसूला जाता था। तो नजराना जो है अनियमित ढंग से वसूला जाता है। तो कर जो था ये नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था और नजराना जो है ये अनियमित ढंग से
वसूला जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर जो थे ये राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे ये पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे और इसके राजदूत मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम शासक कौन थे जिसने अभिलेख के माध्यम से जनता द्वारा अपने संदेशों को पहुंचाने का कोशिश की? तो ये अशोक जो है ये अभिलेखों के माध्यम से अपना संदेश जो है जनता तक पहुंचाने का कोशिश किए थे। नेक्स्ट, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक का अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में था। तो अशोक का अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट, निम्न में से तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो कलिंग। तो तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक राजा बनने के 8 साल बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे। तो अशोक राजा बनने के 8 साल बाद जो है कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के जीतने के बाद जो है अशोक का मन जो है दुख से भर गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक ने धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अशोक के धर्म के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद समाज के अंदर कई समस्याएं थी। इन समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने धर्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह घूमकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके बाद है, बलपूर्वक के माध्यम से लोगों को दिल जीतना धर्म से ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में राजदूत भेजे थे। तो ये इसमें सही होगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है? इसमें केवल 3 जो है ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्यकालीन स्तंभ जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है तो कौन सा है? तो रामपुरवा। रामपुरवा जो है मौर्यकालीन स्तंभ इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट का पतन कितने वर्ष पहले हुआ? तो मौर्य सम्राट का पतन जो है 2200 साल पहले हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में 100 वर्ष तक हिंदू यूनानी राजाओं का शासन रहा। तो हाँ, ये सही है। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन किया था। ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व किस वंश का शासक था? तो इसमें चोल, चेर, पांड्य तीनों हो जाएगा। अब चलिए अध्याय 8 है। अध्याय 8 में है गांव, शहर और व्यापार। तो हम लोग देखते हैं गांव, शहर और व्यापार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे का औजार में क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल था? तो हल के फाल और कुल्हाड़ी दोनों हो जाएगा। तो हल के फाल और कुल्हाड़ी दोनों शामिल था। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था। तो ये सही है। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को अधिमई कहा जाता था। तो ये भी सही है। तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को दास कैडेसियार कहा जाता था। तो इसमें पूछा गया सही कथन कौन सा है? तो ये गलत होगा और 1 और 2 इसमें सही है। इसमें देखिए, इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को अधिमई कहलाते थे और उनवार और भूमिहीन मजदूर जो है ये कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव को प्रधान को क्या कहा जाता था? तो भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव प्रधान को कहा जाता था ग्राम भोजक। इसे कहा जाता था ग्राम भोजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में असत्य कथन को लिखें। इसमें देश के उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक नहीं था। तो यह पद अनुवांशिक नहीं था। ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण कर वसूलने का कार्य भी यही करते थे। तो ये सब सही है और यह पद अनुवांशिक नहीं था, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इसका मतलब यह पद जो है अनुवांशिक था।
उत्तर भारत स्वतंत्र कृषक को क्या कहा जाता था? तो उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक को कहा जाता था गृहपति। तो उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को डैश कहा जाता है। तमिल की प्राचीनतम रचना को क्या कहा जाता है? तो संगम साहित्य। तो तमिल का जो है प्राचीनतम रचना को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है, तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृति और ठप्पे से बनाए जाने के कारण डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो आहत। तो तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृति और ठप्पे से बनाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट, मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यातायात के लिए, मूर्ति बनाने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो मथुरा नगर जो है यातायात के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए और व्यापार करने के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मथुरा नगर की गतिविधियों का केंद्र होने का क्या कारण है? तो मथुरा नगर को गतिविधियों के केंद्र होने का क्या कारण है? तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है, यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। यह मूर्तियां बनाने का भी केंद्र रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मथुरा कुषाणों की पहली राजधानी थी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। मथुरा अभिलेख में सुनारों, बालकों, लोहारों, टोकरों, बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार का दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वाले का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 11 नंबर है, शिल्पकार और व्यापारी को संघ क्यों क्या कहा जाता था? इसे श्रेणी कहा जाता था। तो शिल्पकार और व्यापारी की संघ को जो है श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट 12 नंबर है, निम्न में से शिल्प और शिल्पकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कौन सा है? उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, तो ये सही है। उत्तर भारत के कपड़ा में महत्वपूर्ण केंद्र मदुरै और दक्षिण में बनारसी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे दिया गया है। उत्तर भारत में जो है बनारसी और दक्षिण भारत में मदुरै होगा। शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। शिल्पकार और व्यापारियों की श्रेणियों का कार्य अलग अलग होता था, तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इसमें केवल 2 जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र बनारसी था और दक्षिण भारत में क्या था? मदुरै था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूत काटने और बुनने के नियम से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो सूत काटने और बुनने के जो है संबंधित कथन पर जो यहाँ पे देखना है, पूछा गया है सही कथन का पहचान कीजिए। इसमें कौन सा सही है, तो ये देखना है। ऊन परों और छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, वृद्धा, बेसियाओं और सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, तो ये सही है। जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी वो दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और उन्हें काम अनुसार पारिश्रमिक मिलता था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। अगर जो महिला अपना पूरा काम नहीं करती तो उन्हें जुर्माना के तौर पर उनका हाथ काट दिया जाता था, तो ये भी इसमें सही है। औरतें दूसरा तैयार माल को जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता था तो इधर उधर की बात करता था तो उसे सजा मिलनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आर्किमेडीज क्या है? तो आर्किमेडीज क्या है? तो ये पत्तन है। तो आर्किमेडीज जो है ये पुदुचेरी में है और यहाँ जो है 2200 से 1900 साल पहले आर्किमेडीज एक पत्तन था, तो ये एक पत्तन है। बेरीगाजा भरूच क्या है? तो भरूच क्या है? तो ये बंदरगाह है। भरूच जो है यह एक बंदरगाह है। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरीगाजा भरूच एक यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। बेरीगाजा प्राचीन भारत की भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम क्या था? बेरीगाजा। नेक्स्ट है, बेरीगाजा के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो बेरीगाजा एक समुद्री जहाज है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं बेरीगाजा क्या था, ये समुद्री जहाज नहीं है, ये जो है हम लोग अभी देखे बंदरगाह था। तो बेरीगाजा क्या है? तो बंदरगाह है, यहाँ दिया गया समुद्री जहाज है। फिर बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, तो ये सही होगा। हिमालय में जड़ी बूटियाँ, हड्डी, दांत, गोमदेश, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र का निर्यात होता था। राजा के लिए व्यापारी चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर और अच्छी शराब आदि उपहार के तौर पर लाते थे, ये तीनों सही होगा। इसमें गलत कौन सा हो जाएगा?
तो केवल एक इसमें गलत है। निम्न में से बेरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो यहाँ हाथी दंत हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। हिमालय में जड़ी बूटियां हाथी दंत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा यहाँ से निर्मित किया जाता था निर्यात। बेरीगाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो सोना और चांदी के सिक्के, शराब, मूंगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित कथन पर जो है सही कथन का चयन करें। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही होगा। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उन्हें काले सोने के नाम से जाने जाने लगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। तमिल शब्द मोमेंदार का क्या अर्थ है? तो मोमेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। तो मोमेंदार का क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया। संगम कविताओं में मोमेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 2300 साल पहले दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो चोल, चेर, पांड, ये सभी हो जाएगा। तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य चोल, चेर और पांड, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी ये दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़िए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध है कुषाण। तो कुषाण जो है सिल्क रूट पर जो है रखने में सबसे जो है प्रमुख है। अब चलिए अध्याय 9 है नए साम्राज्य और राज्य। तो अध्याय 9 में हम लोग देखते हैं नए साम्राज्य और राज्य। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त की भूमिका में अदा करने जा रहा था, मतलब ये एनसीईआरटी का लाइन है। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मंत्री हरिसेन द्वारा किया गया था। तो समुद्रगुप्त का जो है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है और इसकी रचना जो है हरिसेन द्वारा की गई है। निम्न में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय का इतिहास है? तो ये प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के विजय का जो है इतिहास है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, तो ये सही है। इस अभिलेख का रचना समुद्रगुप्त दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। रवि कीर्ति द्वारा नहीं, हरिसेन द्वारा की गई थी। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसको असत्य कथन का जो है इसमें देखना है। इस अभिलेख में आर्यावर्त के 9 राज्यों को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये स्टेटमेंट में सही है। दक्षिणावर्त के 18 शासक आते थे, इन सब शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। बाह्य इलाकों के शासक कुषाण तथा शक शासक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। पड़ोसी देश असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के संघ जो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे, ये इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है दक्षिणावर्त के 12 शासक आते थे, तो वहाँ दिया 18 शासक आते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो किस शासक को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को जो है सिक्के पर बीना बजाते दिखाया गया है। गुप्त वंश का कौन सा पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन है जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 58 ईसा पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम संबंध का परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, तो ये सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में शक संबंध की स्थापना की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये सही है। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराधिराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। उसने यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महात्म्य बढ़ता गया। 58 ईसा पूर्व प्रारंभ होने से पहले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों के विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट।
बाणभट्ट जो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के संबंध में सही कथन पर विचार करें। तो हर्षवर्धन के संबंध में से कौन सा कथन सही है, तो ये देखना है। यहाँ है, हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद थानेश्वर के राजा बने। फिर उनके बहनोई गिरिवर्मा कन्नौज के शासक थे। गिरिवर्मा की मृत्यु के पश्चात कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पर दक्कन में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय को हराया। इसमें क्या पूछा गया है, हर्षवर्धन के सही कथन पर विचार करें। तो 2, 3 और 4 जो 1, 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में असत्य कथन का विचार करें। इसमें से असत्य कौन सा है, तो पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, तो ये सही होगा। चालुक्य का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, ये भी सही है। चालुक्य की राजधानी कांचीपुरम थी, ये गलत हो जाएगा। जैसे पूछा गया है कौन सा जो है कथन इसमें गलत है, तो ये चालुक्य की राजधानी कांचीपुरम थी, ये गलत हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी जो है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, चालुक्य की नहीं। चालुक्य का जो है राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, तो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो पुलकेशन द्वितीय से। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशन द्वितीय से। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख का प्रशस्ति को रचित किया है। तो ऐहोल अभिलेख जो है रवि कृति द्वारा जो है रचित किया गया है ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दक्षिण राज्य में प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी और इनकी महत्वपूर्ण राजस्व भूमिका होते थे, सही है। यह प्रशासनिक पद अनुवांशिक हुआ करता था, ये भी सही है। एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करता था, ये गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करता था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन डैश कहलाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। निम्न में से व्यापारियों के संगठन को क्या नाम है। व्यापारियों के संगठन का क्या नाम था, तो नगरम। तो व्यापारियों के संगठन का नाम था नागरम। आगे निम्न में से प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है कालिदास। तो कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। निम्नलिखित से प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कहानी मिलती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है किसकी कहानी मिलती है, तो ये जो है यहाँ पे कोबलन और दुष्यंत दोनों की कहानी मिलती है। दुष्यंत और शकुंतलम, तो ये दोनों की कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। दुष्यंत और शकुंतलम नामक एक युवती की प्रेम कहानी मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। तो गुड़, दही, फूल का उपहार, ये सभी लेकर आते थे। आगे अध्याय 10 है और अध्याय 10 में कहा गया है इमारतें, चित्र और किताबें। तो हम लोग देखते हैं इसमें इमारतें, चित्र और किताब। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो टीला। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। फिर यह निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कौन सा है, ये देखना है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लो स्तंभ भारतीय शिल्पकारों और कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर इसकी निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ, ये भी यहाँ पे सही है। फिर है इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, ये भी सही है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य वंश से थे, तो ये गलत है। ये चंद्र नाम का जिक्र है जो गुप्त वंश के शासक थे, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कथन गलत है, तो केवल 4 इसमें गलत होगा। आगे है निम्नलिखित में से स्तूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो स्तूप के बारे में देखना है। स्तूप अलग अलग आकार के होते थे, कभी गोल लंबे या तो कभी बड़ा या कभी छोटा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जो है गोलाकार के होते थे। सभी स्तूप में एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर अवशेष या उनके द्वारा उपयोग में किए गए कीमती पत्थर या सिक्के रहते थे, तो ये सही हो जाएगा। फिर है स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाले बना वृत्ताकार को वेदिका कहा जाता था। इस रास्ते पर रेलिंग से घेरे दिया जाता, जिसे वेदिका कहा जाता था। इसे क्या पूछा गया है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। सॉरी, इसमें कभी गोल और लंबे कभी बड़ा होता था, तो ये भी सत्य और ये भी सत्य हो जाएगा। तो 1 और 2 इसमें दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था, तो प्रदक्षिणा पथ। तो स्तूप के चारों ओर बने परिक्रमा के लिए वृत्ताकार पथ को परिदक्षिणा पथ कहा जाता था। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ मुख्य देवता की छवि रखी गई थी उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, उसे कहा जाता है गर्भगृह।
तो जहाँ पे मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मुख्य देवता का छवि रखा जाता है, उसे कहा जाता है गर्भगृह। नेक्स्ट है एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसे मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का चित्र कितने वर्ष पुराना है? तो अजंता का चित्र जो है 1500 वर्ष पुराना है। तो अजंता का चित्र 1500 वर्ष पुराना है। यहाँ देखिए अजंता का चित्र दिया गया है। फिर है अजंता की गुफा के संदर्भ में गलत कथन को चुने। तो अजंता का अधिकांश विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। इसमें अधिकांश विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, ये सही है। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं, ये भी सही है। इस गुफा का चित्र 1500 साल बाद चमकदार है, ये भी सही है। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार मौर्य वंश से संबंधित थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो है अधिकांश चित्र मसालों में बनाए रखे गए हैं और 1500 साल पहले चमकदार है। ये रंग पौधे के खनिज से बनाए गए थे। महान कृति बनाने वाले जो है कलाकार अज्ञात हैं, तो ये अज्ञात है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना है। तो शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन है? तो इलांगो। तो शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन है? तो इलांगो है। निम्न में से तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसकी कहानी है? तो ये कहानी हो जाएगा कोवलन और कन्नगी की। तो शिल्पादिकारम जो है इसमें कहानी है कोवलम और कन्नगी की। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसकी रचना है? तो मणिमेखलाई जो किसकी रचना हो जाएगा? तो ये रचना है सतनार की। तो सतनार की रचना है मणिमेखलाई, जो 1400 साल पहले जो है लिखी गई है। निम्न से मणिमेखलाई किसकी कहानी मिलती है? तो ये कहानी मिलती है कोवलन और माधवी की। तो मणिमेखलाई में कोवलन और माधवी की कहानी मिलती है। संस्कृत महाकाव्य का नाम बताएं। तो महाभारत और रामायण जो ये दोनों संस्कृत महाकाव्य है। तो महाभारत और रामायण दोनों संस्कृत महाकाव्य है। महाकाव्य पुराण और महाभारत को किसने संकलित किया था? तो महाकाव्य पुराण और महाभारत को जो है व्यास द्वारा संकलित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए शिल्पादिकारम, तो ये इलांगो के द्वारा लिखा गया है। अभी हम लोग देखें मणिमेखलाई सतनार द्वारा, और फिर है चरक संहिता चरक द्वारा, और मेघदूत जो है ये कालिदास द्वारा लिखा गया। और इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह जो है हम लोग का क्लास 6 कंप्लीट हो गया, और इसमें टोटल जो है क्लास 6 में 10 अध्याय था और 10 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले 2 वीडियो से क्लास 6 में बनाया जा चुका है, तो जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग जो है पूरा 7 क्लास का जो है एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो 7 क्लास पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।